करके लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और किन किन वर्गों पर फोकस रह सकता है, क्या कुछ खास रह सकता है, क्योंकि बार बार विजन डॉक्यूमेंट का भी जिक्र किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले संजय सिंह जी, जो आप बात कह रहे थे, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। क्या कुछ आप शिक्षा के क्षेत्र में जो आप सुझाव दे रहे थे या फिर जो भी आपको उम्मीदें नजर आ रही? मैं शिक्षा को कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि जी। शिक्षा एक टैक्स शिक्षा में आती है। कोई इंजीनियर बनता है तो शिक्षा अहम रोल होती है, डॉक्टर शिक्षा अहम रोल होती है, साइंटिस्ट शिक्षा होती है। जी। और 12th के बाद शिक्षा का लेवल दूसरा रहता है, प्रोफेशनल आ जाता है, ट्रेनिंग चलती है। आप देख, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा, इंजीनियर रहा, तो एक इंटर्नशिप होती है, आर्टिकलशिप होती है, तो वहाँ एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। जी। बट 12th तक अभी जो पहले से 30 साल पहले जो शिक्षा चल रही है, आज भी वही पैटर्न चल रहा है सर। 30 साल का है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारा पहले कीपैड फोन होता था। कीपैड से जब स्मार्टफोन आया तो सबको दिक्कतें हुई, शिक्षा नहीं थी। पर इतनी अच्छी एप्लीकेशन स्मार्टफोन में एप्लीकेशन है बिल्ड की, आज एक अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ही बहुत अच्छी तरह रन कर रहा है एप्लीकेशन को। जी। तो कहाँ है, एक उसमें क्या है, सोशल मीडिया का है। वो सोशल मीडिया पे देखता है, वो सीख रहा है। बट एक स्टूडेंट वो नहीं सीख पा रहा है। जैसे अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, 10th के बाद 11th 12th लेता है, तो उसको खाली 100 मार्क्स का पेपर होता है, 70 का पेपर होता है, बाहर 30 का होता है प्रैक्टिकल। अगर आप देखोगे 30 नंबर प्रैक्टिकल वो यूज ही नहीं कर पा रहा है। एक बुक होती है, उसे लिखता है, या घर में कोई उसे लिखता है, छोटा भाई बहन लिखता है, वो 30 नंबर कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। और 30 नंबर अगर उसका कॉमर्स के स्टूडेंट को 30 नंबर जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसे सिस्टम पे टैली सिस्टम बनाया जाए, सेल बिल सिखाया जाए, परचेज बिल सिखाया जाए, टीडीएस की एंट्री सिखाई जाए, एक प्रैक्टिकल जो एक ट्रेनिंग होती है, 30 नंबर एक सिस्टम पेपर होना चाहिए। वो इन हाउस हो आउट हाउस हो, वो सरकार तय करेगी कि उस 30 नंबर में वो जब पूरा प्रैक्टिकल पास आउट होगा, ना कि बुक तो वो करता ही है, बचपन से ही करता है। उस 30 नंबर ऐसे साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, जो भी उसको आगे काम आएगा प्रैक्टिकल कंपनियों में। आजकल रोजगार कहते हैं, रोजगार की कमी है सर, रोजगार की कमी नहीं है, एक शिक्षा की कमी है। हमारे इंडिया में सरकार अच्छी है, देखो अगर सरकार अच्छी है, सभी सहमति से सरकार बनती है, सब सरकार को पसंद करते, सरकार तभी आती है। मेरे और आप से सरकार नहीं बनेगी, सरकार को सब पसंद करते हैं, सेंटर हो या स्टेट हो, तो सरकार तभी बन रही है। इसमें शिक्षा में सरकार को चाहिए, जो 30 नंबर का सरकार जो प्रैक्टिकल देती है, उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, सिस्टम बेस्ड। आप सिस्टम पे एक पेपर ले 30 नंबर का, 70 नंबर ठीक है, वो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल होता है। अगर देखो आप कंपनी में जाते हो, मेल होता है, तो उसको 30 नंबर में मेल, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मेल आईडी बनाना, बच्चे को मेल कराना। अगर कोई एप्लीकेशन होती है, वो सब सिस्टम पे होना चाहिए। आप कोई सिक लीव लिख रहे हो, पेपर पे देते हो, नहीं, बच्चे को चाहिए कि वो सिस्टम पे दे, लैपटॉप रहे या फोन रहे घर का, वो सिस्टम पे खुद ड्राफ्ट करें तो उसे भेजें। दूसरा, अगर हम एआई की बात करते हैं सर, हाँ एआई बहुत जरूरी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, साथ चलना है, तो एआई बहुत जरूरी है। पर एआई से पहले जो नींव होती है वो रहनी चाहिए। और अब इसके बाद कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहिए। सीबीएसई, अब देखो सीबीएसई हमेशा अपना इंग्लिश मीडियम होता है, हरियाणा बोर्ड में भी दोनों बोर्ड होते हैं, ये सीबीएसई में भी इंप्लीमेंट नहीं है शिक्षा कि आपको 30 नंबर पर ध्यान देना चाहिए हमेशा। और दूसरा, शिक्षा को टेक्निकल होना चाहिए, 100% नहीं, वो 70 और 30 का है प्रैक्टिकल। अब आता है टैक्स में, सरकार जो स्कीम लेके आई थी जीएसटी, हरियाणा में जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत टफ है। हरियाणा में नहीं, पूरा एनसीआर में सर, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टैक्स पेयर है, जितना भी टैक्स पेयर है पूरा दिल्ली एनसीआर में ही है। तो सरकार को चाहिए थोड़ा जीएसटी पे भी थोड़ा फोकस करे। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया है, जिसमें आपको 2 घंटे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। उसमें क्या है, एक लिमिट बनाई है 2.5 लाख मंथली। अगर आपका टैक्स 2.5 लाख रहता है तो आपको बिना कुछ, आपको छोटे टैक्स पेयरों के लिए बहुत अच्छी राहत दी है कि आपको, मैंने भी किया ऐसा, 1 घंटे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। इसको थोड़ी लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ये भी सरकार को देखा जाना चाहिए। स्टार्टअप के लिए सरकार अच्छा कर रही है, उसको भी थोड़ा स्मूथ करना चाहिए। अभी आपने कहा था कि बजट आता है कि कितना बजट लगेगा, कितना नहीं लगेगा, तो जब मैंने कि बजट चलता है पूरे साल, अब देखते हैं कि सरकार उस वो बजट लगता है किस माध्यम से लगता है सर, बैंकिंग चैनल के माध्यम से। बैंकिंग का थोड़ा सरकार को चाहिए कि जितनी भी स्कीमें होती है, सरकार का जितना भी बजट जाता है सब ऑनलाइन है, बैंकिंग रूट जाता है। तो सरकार को बैंकिंग को थोड़ा सा स्मूथ और थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है कि तो बैंकिंग, जिससे कि आम जनता तक भी हर चीजें
मिल सके। तो ठीक है। चाहता हूं कि लास्ट में बैंकिंग की तरफ से थोड़ा फोकस होना चाहिए। ठीक है। मैं राकेश आर्य जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कुरुक्षेत्र में। गगन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी, क्योंकि लोगों का बजट, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि लोगों का बजट होगा, लोगों से राय लेकर के बनाया, तो लोगों की क्या राय है वो एक बार फिर से सुन लेते हैं। गगन। में बेराह भी बंदा वो बीती है, ठीक है। बिल्कुल ही हितेंद्र, देखिए जिसका सभी को इंतजार है कि कब बजट पेश हो, कुछ ही समय के बाद जो है हरियाणा का बजट पेश हो जाएगा। देखिए ऐसे में देखिए जो किसान साथी बैठे हुए थे, हर एक वर्ग के लोग जो है यहाँ पर बैठे थे, उनसे बातचीत देखें हम जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बात जो है रखना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है, बजट पेश होने वाला है और आपको क्या लगता है किस तरीके का बजट आने वाला है? बजट तो कुछ नहीं आएगा इसमें इस बार। जो पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें 100-150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमको मुआवजा मिल जाएगा रहा था। अब जब की मोदी की सरकार बनी है, हमारे को प्रति छमाही के पीछे कोई मुआवजा नहीं मिलता है, उसके पीछे नथिंग हो रही है सरकार। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमारे को मिले करता 10-20 हजार रुपये प्रति किसान को फायदा हो रहा था। अब नहीं, अब कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे कि बजट कुछ ही समय बाकी है? देखिए किसानों के लेकर जो है सरकार लगातार जो है काम करती हुई नजर भी आ रही है कि अलग अलग स्कीमें चलाई जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है कि, तो क्या लग रहा है कि किस तरीके का रह सकता है? उम्मीद पे कायम है भाई साहब, हर इंसान को उम्मीद है। हमारे को उम्मीद है जो बजट करेंगे कुछ न कुछ किसान की तरफ सोचेंगे, किसान के बारे में सोचेंगे, ये हमने इस पे भी उम्मीद है। और हम आशा करते हैं भी किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि किसान खुदकुशीकरण से बचे, अपने बच्चों को पाले और अच्छी पैदावार निकाले, ताकि बढ़ चढ़ कर आने वाले भी साथी युवा भी खेती का निदान करें। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो विदेश में बच्चे चले जाएंगे, कोई खेती नहीं करेगा। ठीक है, जो किसान दुनिया का पेट पालता है और वही मर गया तो वही जिंदा नहीं रहा तो क्या करेंगे भाई साहब। ये उम्मीद है सरकार से भी, सरकार की तरफ जरूर देखेगी। बिल्कुल, देखिए किसानों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सरकार जो है उनके लिए जरूर करेगी, लेकिन सरकार की तरफ से देखिए लगातार, देखिए मैं खुद हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ही कृषि मेला लगाया गया था, कह सकते हैं कि पशु मेला लगाया गया था। सरकार की तरफ से स्कीमें जो है लगातार जो है चलाई जाती है किसानों को लुभाने के लिए। और जो कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि ट्रैक्टर की बात की जाए, कंबाइन की बात की जाए, अलग अलग तरीके से सब्सिडी भी दी जाती है। और देखिए युवाओं से भी बात की गई तो युवाओं का यही कहना है कि सरकार रोजगार को लेकर जरूर ध्यान दे। देखिए सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जाता है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है नौकरियां देने का काम इस सरकार के द्वारा जो है किया जा रहा है। देखिए सभी को उम्मीद है और अभी कुछ ही देर बाकी है जब हरियाणा का बजट पेश होगा। हर एक वर्ग को, चाहे युवा है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, तमाम हर एक वर्ग को यही उम्मीद है कि सरकार जो है इस बार जो है बजट जो है उनके लिए जरूर कुछ खास, बजट के अंदर जरूर कुछ खास लेकर आएगी। जी हितेंद्र। ठीक है गगन, जिस तरह से आपने लोगों से बात की, हर वर्ग को उम्मीदें हैं। और जिस तरह से आप भी कह रहे थे राकेश जी, जब आपसे मैंने पहले कमेंट लिया तो किस तरह का बजट होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, इस तरह की बातें आप कह रहे थे। लेकिन बजट एक साल का होता है और बजट में जब बात साल 2047 तक की होती है तो किस तरह से देखा जाए कि साल 2047 तक, क्योंकि नींव अगर अभी मजबूत होगी तभी जाकर के विकसित हरियाणा बनेगा, तभी जाकर के विकसित भारत बन सकेगा। लेकिन एक साल पर जो फोकस रहना चाहिए, क्या वो फोकस सरकारों का अब देखने को मिल रहा है एक साल के बजट को लेकर के? राकेश जी। जी, जो कह रहे हैं 2047 का, इसके ऊपर सीरियस ऑब्जेक्शन है जी। आपने कभी सुना है कि 25 साल की प्लानिंग होती है? इवन चाइना की भी प्लानिंग जो है वो भी 5 साल की होती है। रशिया से हमने मॉडल लिया था कि 5 साल की प्लानिंग हुआ करेगी। 25 साल की प्लानिंग का मतलब क्या है? 25 साल की प्लानिंग का मतलब जो आज अनएम्प्लॉयड है, 20 साल का लड़का या 21 साल का कॉलेज में है, तो 25 साल के बाद वो 46 साल का हो जाएगा। आज भी उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस खराब है तो 46 में वो क्या कर रहा होगा? 46 में तो डेमोग्राफी पूरी चेंज हो जाएगी। 46 सालों में डेमोग्राफी पूरी चेंज हो जाएगी। और जो आज यंग वर्कर है जिसको इनकम करनी चाहिए और बाद में वो जनरेशनल इक्विटी को सेव कर सके, और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन जैसे अब चाइना में बढ़ गई, अब चाइना में वो ये कह रहे हैं कि अब आप लेडीज को कह रहे हैं कि अब 2 या 3 बच्चे करो। उन्होंने कहा कि अब तो हम जॉब में जाते हैं और
अब हमारे को तो ये जो बूढ़े 4 बैठे हैं, क्योंकि पेरेंट्स उसके भी है, बच्चा तो एक ही था 1978 से, तो जरूरी बात है कि अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए वहां पे लेबर फोर्स कम होता चला जा रहा है। तो जनरेशनल इक्विटी तो आप छोड़िए 2047 तक, ये तो शायद होगा कोई पॉलिटिकल स्लोगन, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु 2047 तक डेमोग्राफी भी चेंज हो जाएगी। आज की स्थिति जो है वो आज की ही एक्सप्लेन होनी चाहिए, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल की जो प्लानिंग थी वो इस सरकार ने छोड़ दी। नीति आयोग एक बढ़ा दिया, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर सड़कें और रेलवे ही बन सकती हैं, क्योंकि 12 लाख करोड़ की एलोकेशन है उसके अंदर। तो वो जरूरी बात है कि हाईवे ही नजर आएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो 7.5% ग्रोथ रेट कहां से आएगा जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं तो एज ए इकोनॉमिस्ट कई बार बैठे सोचता हूं, ये तो डेप्रिशिएट ही हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप बराबर यूज नहीं करोगे तो उसका डेप्रिशिएशन जो आप 15-20% पे लगाना चाहते हो लगा लो। और अब आप जो अभी देख रहे थे, ये कह रहे हैं कि अब वो जो कट्टा है सीमेंट उसका यूरिया का, वो पहले 50 किलो था, वो 45 हो गया, वो 40 हो गया। वो तो जरूरी बात है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप कॉस्ट तो रिड्यूस कर नहीं सकते, आप सिर्फ कट्टे का जो वो है उसका, ऐसे ही पार्ले के बिस्किट थे उसका वजन कम कर दोगे। तो उस तरह से अगर आप चलाओगे तो जरूरी बात है कि इनपुट कॉस्ट तो कम नहीं होगी और आउटपुट कॉस्ट आप दोगे नहीं। आप देख लीजिए, अब आलू जो है 5 रुपए किलो भी कोई नहीं ले रहा। पहले पंजाब में आलू जो थे उन्होंने ट्रकों के ट्रक पलट दिए थे और उस गंदगी को भी साफ करना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो ये किसान ही बता रहे हैं। और फसल बीमा योजना जो है वो पता क्यों नहीं चल पा रही, वो इस कारण से नहीं चल पा रही क्योंकि जो सरकारी कंपनीज हैं उनका इसी सरकार ने बट्ठा बिठा दिया है, क्योंकि 100% एफडीआई प्राइवेट सेक्टर में आ गई। और हम ये चारों बैठे हैं, मेरे पास तो कार खैर छोटी सी है पर बड़ी कारों वाले होंगे ये वाले, इनका पूछ लेना कि इंश्योरेंस कहां से है, सबका प्राइवेट सेक्टर से है क्योंकि कैशलेस होता है। क्योंकि अब वो सरकारी कंपनी चल नहीं रही, इसीलिए वो नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उनको काम देने के लिए फसल बीमा योजना दिला दी, पर प्रैक्टिकल रूप पे थोड़ी ना दे पाएगी, वो असेसमेंट ही नहीं होगी। मैं सिर्फ उन्हीं की बात कह रहा हूं। और आपने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ऐसी है क्योंकि एजुकेशन और इंडस्ट्रीज में तालमेल नहीं है। एजुकेशन के जो सिलेबस है वो मेरे ख्याल से रोहतक और कुरुक्षेत्र के तो 70 साल पुराने ही होंगे, वो तो उनमें चेंज करने की क्षमता ही नहीं है। मैं भी प्रोफेसर रहा हूं, इसलिए कोई ज्यादा बात क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रोफेसर में ये नहीं है कि रिटायरमेंट में 1-1.25 लाख रुपए कईयों को जो पेंशन मिल रही है वो अब पॉलिटिकल वो बिल बन जाते हैं, तो उस तरह का नहीं है। यहां पर हम जो अर्थशास्त्र है उसी की बात करेंगे कि सरकार की दिशा जो है, तो बजट को एक दिशा के ऊपर ही चलना पड़ता है, क्योंकि 5 साल की अगर प्लानिंग हो तो उसके ऊपर राइड कर दोगे 1 साल का, फिर 1 साल का, तो इसीलिए कॉस्ट ओवररन नहीं होता, टाइम ओवररन नहीं होता। पहले कहते हैं कि जो रिफाइनरी पानीपत की थी वो लेट बनी है, 1972 में सैंक्शन हुई थी और 1987 पता नहीं कब बनी है। तो जरूरी बात है कि प्लानिंग में के अंदर सोशल एक्सपेंडिचर और जो उसके अंदर एलोकेशन होती थी वो कम रह जाती थी, तो कॉस्ट ओवररन होता था। उस कॉस्ट ओवररन को तो बर्दाश्त किया जा सकता है, परंतु जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट है उनमें अगर आप अधूरे छोड़ दोगे तो डेफिनेटली वो विकास रुकेगा। इसलिए जो आप इन्वेस्टमेंट का पैरामीटर है उसको सामने रखो कि आप कितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला रहे हो। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की जहां बात होती थी, तो अब ये कह रहे हैं साहब तो कि 2 लाख पता नहीं कितनी, हमने 22 लाख नौकरियां ही दे दी, 2 लाख नौकरियां ही दे दी। तो मैक्सिमम मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट। अब गवर्नेंस में आप देखिए कि जो 24 पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वो सारी घाटे में है, उनका प्रॉफिट नेगेटिव में है और उसकी भरपाई सरकार को जब नहीं होगी तो वो शट डाउन हो जाएगी। इस तरह से आप बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए और किससे कितना चार्जेस लेना है, किसको कमर्शियल जो टैरिफ है वो ज्यादा होना चाहिए और हाउस होल्ड का कम होना चाहिए। तो कमर्शियल को अगर आप राहत दोगे
तो उनका जरूरी बात है कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा। एमएसएमई को क्रेडिट जो है मिलता कहां से है, वो 13-14% पर ही मिलता है, 13-14% पर है, और वायबिलिटी आती है 15% पर। 1% के लिए तो एमएसएमई खड़े नहीं होंगे, इसलिए जीएसटी वगैरह जो है वो एमएसएमई को कहीं ना कहीं सेटबैक लगा है। अब थोड़ी सी वो स्लैब्स में चेंजेस किए हैं, तो एमएसएमई की जो इनपुट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। अभी जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन था वो कम था, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन ज्यादा था। तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के अंदर जब आप प्रोक्यूरमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका दाम देना पड़ेगा, और वो माल उतना बिकेगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपरेट करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री हो जाएगी, जैसे कि यहां पर आप मोटोकॉर्प है, हीरो होंडा है, और इस तरह की जो एंसिलरी यूनिट्स जिनका माल बना और मारुति में चला गया, और जिनका माल बना और उसमें फैक्ट्री में टू व्हीलर की में चला गया, तो उनका तो सिस्टम ठीक चलता है। परंतु जहां पर वर्कर ही 10-12 हो और वो सिर्फ मालिक के ऊपर हो, उसको एक तो कोई क्रेडिट नहीं देता, क्योंकि कोलेटरल के साथ ही क्रेडिट मिलता है। तो ये जो परेशानियां हैं, या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के समन्वय में है। तो मेरे ख्याल से बजट की डायरेक्शन जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के आधार पर होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी प्राइवेट सेक्टर में। जो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, इस हरियाणा का लगभग 70% रिवेन्यू तो चला जाता है उसमें, मैं बता रहा हूं आपको, पेंशन में। और जो आपका पेंशन बड़ी फैटी पेंशन है, यहां पर जितने भी लेक्चरर है वो आजकल लिखते प्रोफेसर हैं अपने आप को, पर वो भी एक करप्शन का ही रूप है, मैं आपको वैसे बताता हूं, क्योंकि उनकी पेंशन 1.25 लाख रुपए है, उसी में ही रिवेन्यू जा रहा है। और दूसरा रिवेन्यू वो लाडो बहन योजना जो है वो चलाई हुई है, और दूसरा वो है, इसीलिए जो फसल बीमा योजना है उनको सही रिटर्न नहीं मिल पाती। जो आईसीआईसीआई लंबार्ड पहले चलाया था, तो उन्होंने देखा कि ये तो असेसमेंट का तरीका ही गलत है। उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री का किया था इंश्योरेंस, और इस तरह से दूसरी उसका फसलों करने से पहले इन्होंने 5 इंश्योरेंस कंपनी दे दी, नहीं तो वो डगमगाती, उसमें सरकार की वो होती क्रिटिसिज्म होता कि तुम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले आए और ये सरकारी तो चल नहीं रही। तो वो सरकारी नहीं चल रही हैं, जो 5 कंपनीज हैं वो सरकारी नहीं चल रही। तो बजट का जो स्वरूप है उसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ जो कि ह्यूमन कैपिटल है, और फिजिकल कैपिटल बाद में आती है, पहले आजकल ह्यूमन कैपिटल आती है। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री कई सेक्रेटरीज को भाषण दे रहे थे ह्यूमन कैपिटल। हम ह्यूमन कैपिटल मैं पढ़ चुका 1984 के अंदर ही, जब मैं पीएचडी यूके से कर रहा था। तो वो ह्यूमन कैपिटल हमने जब पढ़ा, तो ह्यूमन कैपिटल की तो कोई परवाह है ही नहीं कि एम्प्लॉयमेंट होती है होए, ना होती है ना होए, और एजुकेशन का स्टैंडर्ड होता है होए। 21 यूनिवर्सिटीज है हरियाणा के अंदर, और उसका आप क्यूएस रैंकिंग देखेंगे 150 के अंदर उसका कहीं नाम नहीं है, एनआईआरएफ में उसका नाम कहीं नहीं है। तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो एक माफिया के थ्रू ऑपरेट करती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल एक नेक्सस होता है, जिसके अंदर वो एक तो लैंड की दाम आपको मिल जाते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज क्योंकि गुड़गांव में बननी है, तो वो कड़क वो मिल जाएगी, और थोड़ा सा जो है वहां पे राहत भी मिल जाएगी। अगर वो फीस 40 लाख लेंगे, तो पॉलिटिशियंस के लड़के, जैसे आजकल आईएएस लड़के लड़कियां जो है पॉलिटिशियंस के काफी बन रहे हैं। तो अभी वो यूपीएससी के चेयरमैन के ऊपर भी डाउट था, पता नहीं वो गुजरात का था या कहां था। तो ऐसी अनेकों खबरें हैं जो कि करप्शन ही बताती हैं, इधर उधर की हेरा फेरी, इधर इधर की अपॉइंटमेंट सारी आरएसएस के माध्यम से ही होगी। और हरियाणा में गुजरात के लोगों का काम करने का क्या मतलब है? बिजली बोर्ड में जो है हरियाणा के इंजीनियर मनोहर लाल जी जो थे पहले के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने लगाए हैं। किस लिए लगा रहे हो जब हरियाणा की ही नहीं पूर्ति हो रही? क्योंकि या तो आपका एजुकेशन का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, या आपको विश्वास नहीं है, या फिर आप पॉलिटिकली आप फेवर करते हो, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो हरियाणा का अगर विकास करना है तो डेफिनेटली आपको वहां का एजुकेशन स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट स्कूल्स का है, क्योंकि जो स्किल है जो शो फ्लोर पे होता है वो आपके रईस फैमिली के लोग नहीं जाएंगे। जो एचडीएफसी स्कूलों से बनेंगे, बैंकों के नाम तो स्कूलों के ही हो गए, तो जो इस तरह से कॉटेज, स्विस कॉटेज स्कूल ऐसे खुल गए, तो ये एक दुकानें हैं, इनके अंदर कोई नींव नहीं होती है। नींव होती है गवर्नमेंट स्कूल में, और ये सरकार को ये पता ही नहीं है, क्योंकि सरकार को ये पता ही नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला का
जहां पे पर कैपिटा इनकम की बात आप कह रहे हो 3,89,000 जरूर है हरियाणा की, परंतु जो सैलरी यहां पर ही गुड़गांव के अंदर भी किसी आईटी कंपनी में जाओगे वो 5 लाख होगा, वो भी डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो पकोड़े बेच रहा है वो भी डिनोमिनेटर में, डिवाइड उसी से होगा, और टोटल जीएसटी जीडीपी उसी से होगा। तो इसलिए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इंडिया के अंदर ये जो पर्टिकुलर 12 साल से गवर्नमेंट चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे 2047 क्या ये 3047, अभी ये मेरे पास न्यूज़पेपर ये है, इसमें जो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का 4 ट्रिलियन 17 बिलियन का था, वो अब घट के जो नया जीडीपी सीरीज आई है वो 4 ट्रिलियन से कम हो गई है। तो इसीलिए जो डेट की जो रेशियो अभी जो निर्मला सीतारमण ने रखी थी उसके ऊपर डाउट जाएगा कि आप कितना डाउट ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं। 50% से ज्यादा आप नहीं लेते, पहले वो 3% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट था। तो ये सारी कमियां छिपा छिपा के अल्टीमेटली जो लोगों का अंदर से नुकसान होता चला जा रहा है वो होता चला जाएगा। लॉन्ग लिव द किंग, किंग इज डेड। हम कह रहे हैं कि राजा जो है जीता रहे, परंतु किंग तो कब का मर चुका है ऑलरेडी। इस पब्लिक से अभी इस पब्लिक की तराई तराई मची हुई है, और उसके बाद आप जब करेंगे 2047 में क्या हालत होगी। तो बजट एक इंक्रीमेंटल नहीं होना चाहिए, बजट एक दिशा होनी चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे, हम स्कूलों का स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे, जहां पे हमारे रूरल एरियाज के लोग पढ़ते हैं या बेचारे चौकीदारों के बच्चे पढ़ते हैं या सिक्योरिटी गार्ड। वो तो चौकीदार जो है सिक्योरिटी गार्ड तो चला गया 15,000 की 12,000 की नौकरी के ऊपर, परंतु जो उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में गया है और उसका जो बंटाधार हो रहा है उसका कौन अंदाजा लगाएगा। वो ह्यूमन कैपिटल लॉस कहलाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल लॉस हो रहा है कि जो बच्चा एक जिसको खुराक दी जा रही है परंतु वो मेंटली कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल लॉस। और इंडिया में ह्यूमन कैपिटल लॉस ज्यादा है, और इंडिया का एजुकेशन स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चरमराया हुआ है। एजुकेशन सिर्फ रट्टा लगाने की बात नहीं है। जो 30 नंबर का आप प्रैक्टिकल कह रहे हैं, प्रैक्टिकल के अंदर क्या आप आईटी में अगर आप देखेंगे तो जो एजुकेशन का आईटी है प्राइवेट सेक्टर का 89% है, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स का है वो 60% है। कई बच्चों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, कई बच्चों के पास लैपटॉप भी नहीं है, लैपटॉप की तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक आप गरीब आदमी को हेल्थ और एजुकेशन में बराबर नहीं रखेंगे और उसको आप इग्नोर करते चले जाएंगे, और किसानों की बात तो उन्होंने ही कही है कि फसल बीमा योजना में धोखा करेंगे और आलू 10-10 रुपए किलो बिकेंगे, दाम मिलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं गरीबी आएगी और गरीबी रहेगी इसके अंदर। ठीक है सप्रा साहब, एक तरफ जहां प्रदेश सरकार का भी ये फोकस है कि लोग अच्छी जीवन शैली जिए, उनका जीवन सरल हो, और उसके लिए काम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ाने का काम किया जा रहा है, अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात की जा रही है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर जिले में आपने मेडिकल कॉलेज की बात कही है, कई जगहों पर बन रहे हैं, कई जगहों पर बन चुके हैं, लेकिन बड़े शहर में गुरुग्राम जैसे शहरों की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर अगर इस तरह की सुविधाओं से लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है, या फिर एक छोटे से अस्पताल में जाना पड़ रहा है उसके लिए, या फिर निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, तो इस तरह की समस्याएं हैं। महंगाई को लेकर के भी जिस तरह की बातें सामने आई हैं कि चाहे कान इधर से पकड़ लो या फिर हाथ घुमा के पकड़ लो, कान तो पकड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थिति जो बन रही है उससे किस तरह से निपटा जाए, उसमें किस तरह की सरलीकरण की व्यवस्था हो, उसको लेकर के क्या कुछ प्रयास इस बार रहने वाले हैं? अभी पैनल पर हमारे साथी आर्य साहब बैठे हैं शास्त्री जी। अभी ये 2047 जो विजन है आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो उनका सपना है और जो जनता का सपना है, उस पे भी कटाक्ष कर रहे हैं कि हम 2047 में कैसे जाएंगे। आज वर्ल्ड में हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 4थे नंबर पे है। 2014 में कौन से नंबर पे थे आप ये भी बताना प्लीज। एक आर्ग्यूमेंट होगा, ये देख लेना। हाँ प्लीज, सामने ही होगा आर्ग्यूमेंट। कोई बात, मेरा नाम तो ले रहे हैं, आपने बोला ना, फिगर से करूंगा। आपने बोला ना, आपने बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप तो राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, आप गुजरात से यहाँ ला रहे हैं, एम्प्लॉइज ला रहे हैं और यहाँ के लोग मिलते ही नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ मैं आप मत बोलिए, मुझे तथ्य बताना राजनीतिक भाषा होगी। प्रवक्ता लिखा हुआ, आई एम ए प्रोफेसर, प्रोफेसर लेक्चरर, आई एम रिटायर्ड, नाउ आई एम इन बीजेपी, व्हाटएवर। यस
आप बीजेपी में है Yes. क्योंकि आपका 1.25 लाख का मीटर डाउन है बिल्कुल, पेंशन का। I am getting pension. इसीलिए No, no, I am getting pension as per राकेश government rules. राकेश As आर्य per जी, government वही rules. मैं कह रहा हूं। फिर हम राकेश नहीं आर्य करेगा। जी, राकेश आर्य जी इंडिया में कपड़ा साहब और आर्य जी, लाखों सुनिए एवरी कैलकुलेशन सर राकेश जी मैं चाहता हूँ आप चर्चा राजनीतिक भाषा बोल चर्चा रहे हैं। आराम से क्योंकि करें आप सप्रा ये साहब कह रहे हैं। सप्रा साहब बराबर के पढ़े सप्रा लिखे जी आप कुछ नहीं आप सप्रा सुनिए, जी, मेरे को सर, आप कह सुनिए। रहे हो 40 साल से मैं भी प्रोफेसर हूँ। सुनिए। 40 साल से 40 साल लेक्चरर आप से प्रोफेसर। ठीक है प्रोफेसर हूँ मैं 40 सप्रा साल से साहब। कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। मैं सप्रा कॉलेज साहब, में पढ़ा है सप्रा कॉलेज सप्रा में साहब और राकेश जी, प्रोफेसर होते हैं। सप्रा साहब कॉलेज में सप्रा साहब और राकेश जी, सुनिए आपको अच्छा सर ये भी सुनिए नहीं पता। सुनिए मैं रुक कर देता हूँ, बड़ी खबर